Assalamu alaikum everyone, good morning and welcome back to the Inside Scoop, the only show पूरे पाकिस्तान में जो आपको इन्फॉर्म करता है, आपको सिखाता है और एक्सप्लेन करता है आपके लिए फाइनेंस, बिजनेस और इकोनॉमिक रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स एंड ऑफ कोर्स द न्यूज़। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा क्राइसिस है करंटली। अथॉरिटीज़ ने कम्प्लीटली ओवरलुक किया हुआ है इसे। मैं मैसेज देना चाहती हूँ टू SECP, FIA और उन सब इदारों को जो कि फाइनेंशियल फ्रॉड्स और साइबर क्राइम्स देखते हैं एट दिस टाइम। बिलियंस ऑफ रुपीस का स्कैम हो रहा है थ्रू सोशल मीडिया। बाहर मुल्क की एप्स टारगेट कर रही हैं पाकिस्तान को ड्यू टू लो फाइनेंशियल लिटरेसी। वही चीज़ जो हम इस शो में बैटल करते हैं, वो पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देकर अपनी कंपनीज की मार्केटिंग कराते हैं। ये वो कंपनीज हैं जिनका एम है कि ये लार्ज पॉपुलेशन से छोटी छोटी अमाउंट्स कलेक्ट करें। कभी भी वो ये नहीं कहते कि वो बेटिंग की वेबसाइट है, वो यूजुअली कहते हैं कि हम ट्रेडिंग की वेबसाइट्स हैं। एंड रिज़ल्ट ये है कि गरीब आवाम को नुकसान है और उन कंपनीज और उन इन्फ्लुएंसर्स को प्रॉफिट मिलता है उन आम आवाम लोगों के लॉसेस से। तो टू ऑल माई व्यूअर्स, प्लीज़ ऐसे स्कैम्स का शिकार ना बने। एनीवन जो अपनी लैविश लाइफस्टाइल, गाड़ियाँ, घर, ये मैंने ले लिया, ये मेरे पैसे, गाड़ियाँ, घर, ये वो, इट इज़ नॉट मीन दे आर सक्सेसफुल फ्रॉम ट्रेडिंग। उनका पैसा आता है आप लोगों को स्कैम करके, वो आपको बेट कर रहे हैं। ट्रेडिंग से पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। ये सब कंपनीज ऑपरेट करती हैं आउटसाइड द रेगुलेटेड एटमॉस्फेयर। ये ना SECP के साथ रजिस्टर्ड हैं। मुझे बहुत दुख होता है कि लोगों का बहुत बहुत नुकसान हो रहा है। SECP, FIA, प्लीज टेक एक्शन अगेंस्ट दीज इन्फ्लुएंसर्स हु आर प्रमोटिंग सच एक्टिविटीज। देखिए, फॉरेक्स, क्रिप्टो और ट्रेडिंग स्कैम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोग सही वेन्यू के थ्रू ट्रेड नहीं कर रहे। द वेन्यू और द ऐप फॉर इंस्टेंस इज द इशू। अगर आपको ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करनी है तो रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म्स के थ्रू करें। रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म्स आर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एंड पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज। नाउ moving on to our beautiful regulated SECP registered market, the Pakistan Stock Exchange. Right now it is trading 1100 points plus. We are over 139,000 points of the KSE 100 index. We are nearing resistance levels and we're waiting for another trigger जो हमारी मार्केट को मजीद ब्रेक थ्रू दे देगी। हमारी मार्केट अभी भी डिस्काउंटेड है। काफ़ी गुंजाइश है ऊपर जाने की, लेकिन फॉर नाउ लुकिंग एट द टेक्निकल चार्ट्स वी कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट थोड़ा बहुत ब्रीदर ले सकती है एंड ऊपर से रोल ओवर वीक। रिमेंबर, रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। मूविंग ऑन टू द इकोनॉमिक एंड बिजनेस न्यूज़, निशात पावर लिमिटेड ने एक बहुत बोल्ड मूव लिया है। उन्होंने अनाउंस किया इन्वेस्टमेंट ऑफ 2.5 बिलियन रुपीज़ इन एन EV वेंचर, नेक्स्ट जेन ऑटो प्राइवेट लिमिटेड। ये इन्वेस्टमेंट दो हिस्सों में स्प्लिट होगी। 2 बिलियन इक्विटी के लिए, दैट्स 200 मिलियन शेयर्स एट ₹10 ईच, एंड 500 मिलियन वर्किंग कैपिटल लोन एक साल के लिए एट अ रिटर्न ऑफ 3 मिलियन काइबर प्लस 100 बेसिस पॉइंट्स या NP निशात पावर्स ओन बोरोइंग कॉस्ट, व्हिचएवर इज हायर। निशात पावर ने PSX को इन्फॉर्म किया कि वो एक्स्ट्रॉर्डनरी जनरल मीटिंग होल्ड कर रहे हैं ऑन August 13, 2025, जहां शेयर होल्डर्स इस इन्वेस्टमेंट को अप्रूव करेंगे थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशंस। अब बात करते हैं नेक्स्ट जेन ऑटो की। दिस इज़न्ट जस्ट अनदर सेटअप। ये कंपनी ऑलरेडी पार्टनर कर चुकी है विद चेरी ऑटोमोबाइल को लिमिटेड फ्रॉम चाइना, ब्रिंगिंग ओमोडा, जेकू, टॉप EV ब्रांड जो स्पेशलाइज करते हैं नए एनर्जी व्हीकल्स में। नेक्स्ट जेन का टोटल नॉकडाउन यूनिट असेंबली प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हो रहा है, एक्सपेक्टेड टू फिनिश बाय मार्च 2026 और कमर्शियल ऑपरेशंस इसी साल 2025 में शुरू होने का प्लान है। टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 14.7 बिलियन फंडेड थ्रू डेट प्लस इक्विटी। और अब ब्रॉडर पिक्चर की बात करें, ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये शो करता है मैसिव स्ट्रेटेजिक शिफ्ट इन पाकिस्तान के कॉर्पोरेट सेक्टर टूवर्ड इकोनॉमिक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ग्रीन टेक एंड सस्टेनेबिलिटी। पावर सेक्टर की कंपनी निशात पावर अब डाइवर्सिफाई कर रही है इनटू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मतलब कि ट्रेडिशनल बिजनेसेस रियलाइज कर रहे हैं कि फ्यूचर मोबिलिटी का मतलब है इलेक्ट्रिक एंड स्मार्ट। EV इकोसिस्टम बनने से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को एक नया बूस्ट मिलेगा। न्यू जॉब्स, लोकल असेंबली लाइंस, टेक ट्रांसफर फ्रॉम चाइना, कंज्यूमर ऑप्शंस में वैरायटी।
और जो कंपनीज अभी से पोजीशन कर रही हैं अपने आप को वेल स्ट्रेटेजिकली पोजीशन कर रही हैं जैसे कि नेक्स्ट जेन, दे कुड बी द टोयोटा एंड होंडा ऑफ पाकिस्तान ईवी लैंडस्केप. EV is electric vehicles. इस मूव से निशात पावर को ना सिर्फ डिविडेंड इनकम का ऑप्शन मिलेगा लेकिन कैपिटल गेन्स मिल सकते हैं. दे विल ऑल्सो गेन अ स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड इन फ्यूचर रेडी सस्टेनेबिलिटी फोकस्ड पोर्टफोलियो. वेलकम टू पाकिस्तान EV डेकेड. कराची से एक बहुत हिस्टोरिक डेवलपमेंट आई है. सनरिच फूड्स, अ सब्सिडी ऑफ यूनिटी फूड्स ने लॉन्च किया है पाकिस्तान का पहला फुली सब्सक्राइब्ड एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर सकूक, रेजिंग $2 बिलियन इन डेट फाइनेंसिंग थ्रू द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज. ये सकूक अरेंज हुआ बैंक इस्लामी पाकिस्तान के ज़रिए विद फुल 100% क्रेडिट गारंटी फ्रॉम इंफ्राजाम इन पाकिस्तान जो इंश्योर करता है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड ट्रस्ट एट द हाइस्ट लेवल. और ये पैसा किस काम आएगा? Sunridge is using it for their balancing, modernization and replacement projects. इसका मतलब है कि पुराने systems को replace करना with energy efficient, modern, sustainable solutions. Key upgrades में included हैं 1 megawatt wind turbines, 0.5 megawatt solar plant for renewable energy, नए silos, warehouses, massively boosted agriculture storage, working capital support उनके wheat और rice processing plants के लिए in Karachi and Lahore, यानी कि food production ज़्यादा, wastage कम और sustainability का पावरफुल कॉम्बो. ये सिर्फ एक सकूक नहीं है, ये गेम चेंजर है एग्री फाइनेंस के लिए. इन पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम कैपिटल मार्केट्स टैप की जा रही हैं एक बहुत बड़े तरीके से फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर. इन्वेस्टर्स फुली सब्सक्राइब्ड हैं जिसका मतलब है कॉन्फिडेंस बहुत है सेक्टर में एंड स्ट्रक्चर में. सनरिच के चेयरमैन आमिर शहजाद कह रहे हैं कि ये इनिशिएटिव मॉडर्नाइज करेगा प्रोडक्शन को, इंक्रीज करेगा क्लीन एनर्जी रिलायंस एंड इम्प्रूव करेगा नेशनल फूड सिक्योरिटी. PSX के चेयरपर्सन शमशाद अख्तर ने इसे एक बोल्ड प्राइवेट सेक्टर लेड रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट चेंज एंड फूड इनसिक्योरिटी कहा. और सबसे ज़बरदस्त बात, ये सकूक शरिया कंप्लाइंट है, सो इट ओपन्स द डोर फॉर एथिकल इस्लामिक फाइनेंस टू एंटर एग्रीकल्चर, सस्टेनेबिलिटी और फूड सप्लाई चेन के सेक्टर्स जो यूजुअली अंडर सर्व्ड होते हैं. ब्रिटिश डेप्यूटी हाई कमिश्नर ने भी प्रेस किया इस एफर्ट को, कॉलिंग इट अ माइलस्टोन इन ग्रीन इस्लामिक फाइनेंस. तो पिक्चर ये है कि प्राइवेट सेक्टर स्टेप अप कर रहा है विद इनोवेटिव फाइनेंसिंग टूल्स, एनर्जी प्लस फूड सिक्योरिटी को जॉइंटली टैकल किया जा रहा है और पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट्स को रियल इकोनॉमी से कनेक्ट किया जा रहा है. द काइंड ऑफ फाइनेंशियल इंजीनियरिंग जो फ्यूचर को सिक्योर करेगी. ये एग्री सकूक सिर्फ एक डील नहीं है, ये एक ब्लूप्रिंट है सस्टेनेबल फेथ अलाइंड ग्रोथ के लिए. So, we are going to have our next guest shortly, but before that, I thought I'll just take a very short break ताकि आप लोग अपनी coffee चाय जो भी है, you guys can grab it, get comfortable, grab your nashta, and I don't know, get like ready for like a very interesting conversation with someone who is very special to our show. So stay with us, don't go anywhere. आप देख रहे हैं The Inside Scoop, and I'm Marshall Khan. We'll be right back after a very short break. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं द इनसाइड स्कूप. ब्रेक पे जाने से पहले वी लेट यू नो कि समवन हू इज वेरी क्लोज टू द शो इज गोइंग टू बी विद अस. वी हैव विद अस मिस्टर फरहान रिजवी हु ऑनेस्टली डजंट नीड अ इंट्रोडक्शन बिकॉज वो जिस तरह से एक्सप्लेन करते हैं चीज़ें आ भी चुके हैं हमारे शो में बहुत दफ़ा. इज़ बिन काइंड इनफ टू गिव अस द टाइम. तो थैंक यू सो मच फरहान फॉर जॉइनिंग अस. Thank you Vishal for inviting again. सो फरहान, सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी JS ग्लोबल का टारगेट क्या है फ्रॉम योर रिसर्च डिपार्टमेंट फॉर वेयर दिस बुल रन विल गो टिल इन द स्टॉक मार्केट. So our this year target for the mid year was like around 145,000 जो कि हम देख रहे हैं कि almost complete हो गया है. And what we see is कि valuations are still there, market is still on a cheap multiples. मार्केट कैपिटलाइजेशन इस तरह से नहीं है जिस तरह से 2017 में हमने देखी थी मार्केट में. सो देयर आर लॉट ऑफ रूम स्टिल अवेलेबल. जो कॉर्पोरेट फंडिंग ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखें तो इतनी मैसिव आ रही हैं कि ये वैल्यूएशंस जो हैं स्टिल चीप लगती हैं. मार्केट कैन टेस्ट 160,000 165,000 इजी. Right, that's what I think as well. I personally see the market even crossing 165 because हमारी bull runs इतनी तेज़ी से आ रही हैं अभी. अगर हम short term bull runs को kind of divide और break down करें तो पिछली हमारी चली है 122,000 points से लेके 140 तक, right? And that is in percentages is 20% gain for the index. Exactly. And
if we see कि जो मार्केट सेगमेंट वाइज चलना शुरू हो रही है, जिससे आप कहते हैं ना मार्केट वेटेड स्टॉक्स जो हैं जिनमें रैली आती है, बिल्कुल हमने देखा पिछले दिनों में बिल्कुल बैंकिंग स्टॉक्स में रैली आई, बिल्कुल नाउ वी आर सीइंग रैली इन फर्टिलाइजर स्टॉक्स। इसके बाद हमें लगता है कि शायद ऑयल एंड गैस में एक रैली आएगी जो काफी ज्यादा अरसे से ओवरड्यू हो गई है, काफी अरसे से बिल्कुल कंसोलिडेट कर रहे हैं स्टॉक्स, लोगों को बिल्कुल क्लैरिटी नहीं आ रही ऑन सर्कुलर डेट थिंग। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि इंडेक्स में सेक्टर वाइज बात करें जो कंपोनेंट्स इंडेक्स को रन करते हैं, तो मुझे लगता है अभी भी देयर आर सेक्टर्स जो कि काफी अरसे से कंसोलिडेशन फेज में हैं और उनमें एक सही रैली नहीं आई है। वी टॉक अबाउट पीएसओ, यस ईपीएल, ओजीडीसी, ऑयल यस स्टॉक्स में तो कंप्लीटली रैली आई ही नहीं है अब तक। यस यस तो यस तो एक नेचुरल री रेट बनता है इन सेगमेंट के अंदर। I don't know for what reason these stocks are consolidating, but we have seen in banks, we have seen in fertilizer, काफी अच्छे से हमने fertilizer देखा consolidate कर रहे थे। यस But now index में तो मुझे लगता है अभी भी रूम है, क्योंकि काफी वेटेज वाले स्टॉक्स जो हैं वो अब तक रैली नहीं किए हैं। So let's wait and see. I think market will remain bullish. छोटी corrections आती हैं तो वो तो opportunity ही है market। We love to hear that. अच्छा, a lot of people have a question कि KSE 100 तो रैली कर रहा है, लेकिन KMI 30 नहीं रैली कर रहा। आप थोड़ा इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे the reason behind this? देखिए KMI 30 में मेजर आप जो है उसमें कंपोनेंट्स इज ऑयल सेक्टर, जिसमें भी अभी थोड़ी देर पहले ही बात की है। Exactly. सो जाहिरन उसकी परफॉर्मेंस वो ड्रैग करता है, एक हाई वेटेज रखता है ऑयल सेक्टर उसके अंदर KMI के अंदर। सो दैट इज द रीजन जिसकी वजह से KMI इंडेक्स थोड़ा सा होल्ड है। And also because once हमारी mostly the KSE 100 में रैली आई है, as you said, in the banking sector. तो obviously banking sector includes आपके mostly conventional banks, right? Islamic भी हैं, लेकिन mostly it's comprised of आपके conventional banks. तो that is what was pulling up the index as well for the KSE 100. एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो हाई वेटेज अगर आप वो कंपोनेंट्स की बात करें, सेक्टर्स की बात करें, तो बैंक्स आर द लार्जेस्ट फॉलोड बाय ऑयल। सो ऑयल सेक्टर में रैली आई नहीं है, जो कि सारे कंप्लाइंट स्टॉक्स हैं, सारे इस्लामिक शरिया स्टॉक्स हैं, इनकी एक रैली ओवरड्यू है, जो कि शायद मुझे लगता है कि अपकमिंग डेज में हम थोड़ी क्लैरिटी देख लेंगे न्यूज़ में, तो वो आना शुरू हो जाएगी। तो देर इज़ ये जो आपने अभी सर्कुलर डेट की बात की, राइट? ये चल रहा है आई बिलीव सिंस February, सिंस बिफोर द IMF लोन गॉट अप्रूव्ड फाइनली, राइट? तो what timeline are we looking at कि फाइनली हम एज इन्वेस्टर्स, एज ए रिसर्च हाउस, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कितने हफ्तों में, कितने महीनों में फाइनली ये चीज़ रिजॉल्व हो जाएगी? आई थिंक बहुत जिस हमने जिस तरह से बात की थी, हमारे एनालिस्ट ने जिस पे डिस्कशन की थी बैंक से, रेलेवेंट लोगों से, वो अपेरेंटली सीम्स लाइक बहुत छोटी छोटी नेटिग्रिटीज हैं जो सेटल हो रही हैं। क्योंकि इतना बड़ा मैसिव लोन डिसबर्समेंट है, ऑब्वियसली बैंक्स को अपने कंसर्न्स होंगे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को अपने कंसर्न्स होंगे, तो वो तमाम छोटी छोटी नेटिग्रिटीज है जो सेट हो रही हैं। आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ स्ट्रक्चर के वो किस तरह से सेटल होगा। इट्स अ मैटर ऑफ 10-15 मोर डेज कि शायद ये थोड़ी क्लैरिटी और आ जाएगी। फिर बीच में हमने देखा था कि चाइनीज आईबीपीएस की कोई न्यूज आना शुरू हो गई थी कि वो इस सेटलमेंट पे खुश नहीं है, और बहुत सारी न्यूज़ डेवलपमेंट्स हो रही थी जिसपे वी आर सीइंग के शायद लोगों को थोड़ी क्लैरिटी नहीं आ रही थी। बट if talking about the technical perspective, I think it's already done. So बहुत छोटी छोटी nitty-gritty जो सेटल हो रही हैं, so it's about to settle. इतना ज़्यादा डिले नहीं होगा इसमें। Okay, because I think it has been long enough, and I think आपके oils और आपका energy sector overall इसीलिए रुक गया, because people were getting scared कि कोई backtracking ना हो जाए, हाँ ये कोई लंबा चक्कर ना हो जाए, so everyone just liquidated their positions and exited, entered a different sector, right? देखिए, अब इस ऑयल एंड गैस सेक्टर की परफॉर्मेंस का सबसे बड़ा जो लैक ऑफ परफॉर्मेंस थी, उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि सर्कुलर डेट जो है एक तो पाइल अप होता था और पेमेंट्स भी नहीं आती थी। सो अब इसमें एक कंपोनेंट तो ये है कि नया, अगर आपने एक साल का नंबर देखा हो तो नया सर्कुलर डेट फर्दर पाइल अप नहीं हो रहा। तो जो उनकी कैश की सिचुएशन खराब होती थी कंपनीज की, नाउ इट्स सेटल्ड। सो ये एक तो सेपरेट डेवलपमेंट है कि कैश फ्लो साइकिल कंपनीज की बेहतर है पिछले मुकाबले में। जब हमने देखा था 70 और 80 रुपए पीपीएल और ओजीडीसी मिला करते थे आपको। Yeah, so now it's a difference in that. But one of payment आ जाती है तो their cash liquidity cycle पीएसओ की खास तौर पे जो हम अगर हम अर्निंग साइकिल की बात करें तो काफी बेहतर नजर आएगी उसके बाद से।
सो आई Definitely. थिंक नया पाइलअप नहीं हो रहा है, वो एक पॉजिटिव सेगमेंट है जो अगले काफी अरसे तक इम्पैक्ट करता रहेगा। और अगर ये वन ऑफ सेटलमेंट हो जाती है तो इट्स लाइक चेरी ऑन टॉप के आपकी मार्केट काफी ज्यादा इसको सेलिब्रेट करेगी। Definitely, definitely. So 2014-15 में I believe you were actively working in the stock market, correct? जी जी। तो एट दैट टाइम एक वेव था ऑफ आईपीओज, राइट? हर हफ्ते दो दो आईपीओज हो रहे हैं, महीने में 4 5 6 आईपीओज हो रहे हैं। उसके बाद नाउ इट्स लाइक के मतलब महीने गुजर जाते हैं, आपको कोई किसी आईपीओ की आवाज़ नहीं आती। कैन यू गिव अस सम इनसाइट कि ये चीज़ क्यों चेंज हुई, ये शिफ्ट कहाँ से आया? प्राइवेट लिस्टेड कंपनीज ने इंटरेस्ट क्यों लूज़ किया इन गोइंग पब्लिक? देखिए पहले जब लिस्टिंग हो रही थी बिफोर इवन 2014 एंड 15 2014-15 की लिस्टिंग तो मार्केट में थी कि नेचुरल कॉर्पोरेटाइज होने का एक ट्रेंड था, लोग सेट कर रहे थे, लिस्टिंग आ रही थी। और हमने एयरलिंक के आईपीओ तक यानी 2020 तक देखा कि ये ट्रेंड चलता रहा, लोगों को कॉर्पोरेटाइज होने का एक वो था। अब क्योंकि आई थिंक इंस्टीट्यूशनल साइड से यानी मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बात करूं अगर कि वहां पर भी कोई ऐसा पुश नहीं है लोगों को पब्लिक जाने के लिए। हमारी इतनी मल्टीपल कंपनीज हैं जो इतनी बड़ी कॉर्पोरेट फंडिंग रखती हैं, इतना मैसिव उनका बिजनेस स्ट्रक्चर है, मगर वो लिस्टिंग की तरफ नहीं आती बिकॉज उनको इनकरेज नहीं किया जाता बाय द गवर्नमेंट साइड। इट्स नॉट अबाउट कि कोई एडवाइजर जाएगा उनको बताएगा सर आप लिस्ट कर लें, आपकी वैल्यूएशन ये हो जाएगी ये हो जाएगी। Yeah. अदर देन ये दिस शुड बी द पार्ट ऑफ द स्टेट एज वेल कि वो एक थोड़ा सा एफर्ट करे, लोगों को इस तरफ लेके आए Yeah. ताकि आपका मार्केट कैप बढ़े, आपकी मासेस की पार्टिसिपेशन बढ़े। इट्स नॉट लाइक एक कंपनी लिस्ट होती है, Yeah. इट्स ऑलवेज लाइक कि वो तमाम के तमाम एम्प्लॉइज उस लिस्टेड एंटिटी के साथ एसोसिएट हो जाते हैं, आपका नंबर ऑफ इन्वेस्टर बढ़ता है। एक पूरी साइकिल है जो काम करती है इसमें। इट्स नॉट बिल्कुल। जस्ट इन एडवाइजर पार्ट। मैं बीइंग एन एडवाइजर मैं जाके बहुत सारी कंपनी से मिलता हूँ, लाइक वी हैड हंड्रेड्स ऑफ मीटिंग इन अ मंथ, Yeah. बट अल्टीमेटली मैं तो एडवाइजर के पर्सपेक्टिव से बात करूंगा ना, मैं उनको Yeah. बताऊंगा सर ये आपकी वैल्यूएशन है। दिस शुड बी एन एनकरेजमेंट बाय द गवर्नमेंट साइड एज वेल कि यार उनको बताना चाहिए कि लिस्टिंग के फायदे क्या हैं, वी कैन गिव यू सच इंसेंटिव्स एज वेल। सो वो एक Definitely. होना चाहिए स्टेट लेवल पे भी। इट्स नॉट जस्ट एडवाइजर्स जॉब कि वो किसी क्लाइंट को लेके आए और कॉर्पोरेटाइज करे और उसके तमाम चीजें अलाइन करे। सो वी आर डीलिंग विद द कंपनीज जो कि स्ट्रक्चरली भी इतनी साउंड नहीं होती। उनकी बॉटम लाइन होगी 4 अरब रुपए की, 5 अरब रुपए की, बट उनकी स्ट्रक्चरली इतनी साउंड नहीं होती कि उनको फिर कॉर्पोरेट स्ट्रक्चराइज करना पड़ता है। वो एक पूरा प्रोसेस है जिसको लिस्टिंग में लाने के लिए करना पड़ता है। आई थिंक Definitely. बोथ हैंड विल ज्वाइन एंड हेल्प द कंपनीज के यार हमें सपोर्ट करना चाहिए गवर्नमेंट लेवल पे भी, एंड जाहिरन मार्केट पार्टिसिपेंट्स को भी करना चाहिए, जो एडवाइजर्स हैं उनको भी करना चाहिए। डेफिनेटली, डेफिनेटली। एंड अभी आपने गवर्नमेंट की बात की तो हमारा जो रीसेंट फेडरल बजट पास हुआ है, राइट, उसमें आई थिंक एक मेन चीज़ जिसने बहुत पुश दिया है इन माय ओपिनियन इक्विटी साइड को, इसके आपकी डेट सिक्योरिटीज़ जो हैं अब उनका कैपिटल गेन्स टैक्स हो गया बढ़ के, इट केम टू 20%, एंड आपकी इक्विटीज़ रिमेन कंसिस्टेंट एट 15% कैपिटल गेन्स टैक्स। अभी जो हमारी बुल रन आई है, डू यू थिंक कि थोड़ी सी हमारी डेट मार्केट में जो पार्टिसिपेशन थी, जो अगर हम ओवरऑल म्यूचुअल फंड्स को भी देख लें तो 90-95% उनके फंड्स होते हैं फिक्स्ड इनकम वाली साइड पे, राइट? डू यू थिंक कि वहाँ से शिफ्टिंग हुई है टुवर्ड द इक्विटी मार्केट्स? अगर मैं एयूएम्स देखूं इक्विटी मार्केट के और डेट मार्केट के, सो सो फ्रैंकली स्पीकिंग इट्स नॉट अ बिग चेंज के बहुत बड़े एयूएम शिफ्ट आए हों, या बहुत बड़ा कोई चेंज आ गया हो, क्योंकि हमने इक्विटी साइड देखी है बहुत छोटा बिल्कुल, पोर्शन रह गया है म्यूचुअल बिल्कुल। फंड में। और डेट साइड आई थिंक वो जो इन्वेस्टर की एजुकेशन है ना, वो इट्स नॉट प्रोन टू रिस्क कि वो इक्विटी मार्केट को अब तक शायद यही समझते हैं कि मार्केट में जो है ना वो इट्स अ प्लेस ऑफ लाइक सम काइंड ऑफ अ गैम्बलिंग और या समथिंग। प्रॉब्लम यही है कि जो जो अवेयरनेस है ना वो थोड़ी सी लैक है, जिसकी वजह से शायद हमने इतनी ज्यादा मैसिव कन्वर्जन नहीं देखी। कन्वर्जन आई होंगी बट इट्स अ वेरी स्मॉल परसेंटेज जिसकी हम बात कर रहे हैं। आई थिंक म्यूचुअल फंड्स का टोटल साइज इट्स अराउंड 6 ट्रिलियन इफ आई एम या नॉट रॉन्ग,
उसका बहुत छोटा पोर्शन रह गया इक्विटी का। बिल्कुल। पहले ये पोर्शन इतना इतना डिफरेंस नहीं था, अभी तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया है। आई थिंक डेफिनेटली। वो इतनी मैसिव कन्वर्जन नहीं हुई। आई डोंट थिंक सो कि इक्विटी पोर्टफोलियो शायद हमारे जो है वो इसका 20-25% भी होंगे। या So नहीं, you're completely right about that. वो जिन फंड म्यूचुअल फंड्स के पास सबसे ज़्यादा equity exposure होता है वो 10% पे होते हैं. exactly. You know, So yeah, so I think you're definitely right about that. But personally, I do think कि आपने बिल्कुल सही कहा कि ये चीज़ें सही से पिच नहीं होती. And I think that's why it's very important कि even अपनी companies के within हम ऐसा culture लाएं कि आपकी sales teams actually should be at least 20-30% as educated about the markets जिस तरह से आपके portfolio teams होती हैं. Because information सारी portfolio teams के पास है लेकिन pitch कर रही होती हैं sales teams. तो I think वो सही से guide भी नहीं कर पाते. आई थिंक ये जो है ना वो कोलैबोरेटिव एफर्ट्स होना चाहिए। तो सेल्स टीम टैग अलोंग विद द पोर्टफोलियो टीम जो कि बता सके टेक्निकल लोगों को कि इस काम में किस तरह से इन्वेस्ट किया सकता है, किस तरह से नहीं किया सकता। सो देयर इज अ गैप ऑब्वियसली, और थोड़ा हमारी सोसाइटी का भी है कि वी आर नॉट दैट रिस्क प्रोन के हमें फॉरेन जो है नहीं, और ऊपर से आपके बिकॉज एसईसीपी इतना जोर से रेगुलेट करता है, इतना तगड़ा हमारी रेगुलेशंस हैं, तो एक तो यू नो इवन व्हेन आई एम इन्वेस्टिंग इन माय ओन फंड्स एक्विटी के, तो मुझे फ़ोन आता है, आप जानती हैं कि ये हाई रिस्क है। ओ भाई, अच्छा खासा बंदा जो आना चाहेगा ना वो ये सुन के डर जाएगा और बोलेगा नहीं नहीं मुझे प्लीज़ लो रिस्क में डालें। इट मेक्स इट साउंड सो इंटेंस वेयर एज इट्स नॉट। यू शुड जस्ट इन्फॉर्म देम वेरी कामली कि बहुत वॉलेटिलिटी होती है, लेकिन लॉन्ग रन में बिकॉज दिस इज अ लॉन्ग रन वाली एसेट क्लास, यहाँ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स नहीं होती, तो इन द लॉन्ग रन इट हैज़ द हाईएस्ट रिटर्न्स ओवर एन एवरेज लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सिंपल। देखिए, अगर मैं सबको पहले भी बोलता हूँ कि अगर आप ने किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, यानी आप अपनी कंपनी भी खुद खोलते हैं ना, सो यू हैव टू गिव लाइक 1.5 year 2 years कंपनी को देते हैं, उससे उस कंपनी की अर्निंग ग्रोथ को देखते हैं, आहिस्ता आहिस्ता चीजें अलाइन होती हैं। सो सेम यू आर इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी, उसको एटलीस्ट अपनी कंपनी समझे ना, 1-1.5 साल दें कंपनी को परफॉर्म करने के लिए। वो स्टॉक प्राइस विल रिफ्लेक्ट डेफिनेटली कि आपने क्या परचेज किया है, कौन सी कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया है। बट आई वुड ऑल्सो सजेस्ट पीपल के कंपनीज आइडेंटिफाई करें वो जो फंडामेंटली स्ट्रांग हों, ऐसे स्टॉक्स हों जिनमें वैल्यू रखते हों। So इन्वेस्टमेंट उसी में करें rather than किसी illiquid स्टॉक में जाना जिसका पहले कोई बैकग्राउंड ना हो, कोई ऐसी अर्निंग हिस्ट्री ना हो, बस किसी ने कह दिया कि ये उठा लो, इन चीजों पे नहीं चलना। वो जो टॉक ऑफ द टाउन स्टॉक बन जाता है, मेरे ख्याल में उससे अवॉइड करना चाहिए। हमारे यहाँ कहावत है कि बाय ऑन रूमर सेल ऑन फैक्ट। वो जो चीजें हैं उससे थोड़ा सा एहतियात करें। Definitely फरहान, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सच ग्रेट वर्ड्स एज यूजुअल। और मैं आप लोगों से कल सुबह at 11 डोंट फॉरगेट टू वॉच द इनसाइड स्कूप। आई एम आशी खान। खुदा हाफिज़।